मराठे कौन थे? ठीक है, तो देखो भारत का मैं मैप दिखाता हूं आप लोग को उस समय का। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला क्या लिखा हुआ है? ऊना। ठीक है, ये क्या है? अहमदनगर, है ना। ये क्या है? बीजापुर। तो ये अहमदनगर, बीजापुर, खानदेश, ये वाला जो क्षेत्र है गोवा के ऊपर, मुंबई के नीचे, ये जो क्षेत्र है पूना के आसपास का, यही क्षेत्र मराठों के उदय का, मराठों के अभ्युदय का क्षेत्र होगा। और यह क्षेत्र बाकी एरिया से, बाकी क्षेत्रों से अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि इस क्षेत्र में पहाड़ ज़्यादा थे, जंगल ज़्यादा थे। तो पहाड़ और जंगल होने के कारण ये क्या था? एक डिफ़िकल्ट टेरेन था। डिफ़िकल्ट टेरेन होने के कारण इस क्षेत्र के लोग शारीरिक रूप से मजबूत थे, तेज तर्रार थे। और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते थे। तो ये दक्कन के जो एरिया थे, दक्कन के जो राज्य थे, ये जब आपस में लड़ते थे तो इनको लड़ाई में सैनिकों की जरूरत होती थी। और इन सैनिकों में सबसे मजबूत सैनिक कहाँ के साबित हुए? इसी मराठा क्षेत्र के। तो सैनिकों के रूप में मराठों ने अपनी शुरुआत की। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कुछ जो अहमदनगर का एक सरदार था मलिक अंबर, उसने मराठों की ताकत को पहचाना, भारी मात्रा में मराठों को अपने यहाँ इस्तेमाल किया। तो मराठों के बीच से भी कुछ वर्ग बन जाएंगे जो मराठा सरदार हो जाएंगे, जिनके कंट्रोल में कुछ छोटा मोटा एरिया मराठों का आने लगेगा, जिनके कंट्रोल में कुछ एरिया है, जिनके पास 2000-4000 सैनिक हैं। तो ये छोटे छोटे मराठा सरदार, मोरे, घाटगे, निम्बलकर, इस टाइप के मराठा सरदारों का उदय होगा। और अगर किसी को भी उस क्षेत्र में लड़ाई करना है तो उस लड़ाई में मराठों का साथ लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो मराठों का जो उदय ही होगा, उसका मूल क्या था? युद्ध और सैनिक शक्ति। तो ये जो क्षेत्र था, ये पहाड़ से, जंगलों से घिरा हुआ था। तो मराठे जिस युद्ध में एक्सपर्ट होंगे, वो खुली लड़ाई होगी या छापामार युद्ध शैली होगी। देखो, दो प्रकार की लड़ाई होती है। एक तो मैदान में खुली लड़ाई है। दूसरी लड़ाई कैसी हो सकती है कि आपने सरप्राइज अटैक किया, आप दुश्मन को एक जगह आने दिए, फिर सरप्राइजली आप जंगल से निकले और अटैक कर दिए, या पहाड़ों के ऊपर से अचानक उनके ऊपर पत्थर फेंक दिए और दूसरी ओर से अटैक कर दिए। तो मराठे जो थे वो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण छापामार लड़ाई में एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, और इस छापामार लड़ाई का इस्तेमाल ये लोग करेंगे और इसके दम पे ये लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य की हम लोग शुरुआत करते हैं। मराठे जो थे, इनका जो भौगोलिक क्षेत्र था वो क्या था? इनका भौगोलिक क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों व जंगलों वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो प्रारंभ में हमको कुछ मराठा सरदार देखने को मिलेंगे, जैसे मोरे, घाटगे, निम्बलकर, ये सब। ठीक है, मराठों का दक्कन में सैनिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। दक्कन वही क्षेत्र है, समझ गया ना? वही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाला एरिया, उसी को हम दक्कन बोलते हैं। तो दक्कन में इनका क्या हुआ? सैनिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। और सबसे ज्यादा जो उपयोग किया वो किसने किया? मलिक अंबर ने। मलिक अंबर कौन था? तो हर क्षेत्र में कोई कोई किंग मेकर रहता है। तो ये मलिक अंबर अहमदनगर का था
और ये किंग मेकर था, ठीक है। अपने समय में इसने किंग मेकर की भूमिका निभाई बहुत लंबे समय तक, ठीक है। अच्छा, मलिक अंबर के बारे में बोलते हैं, इसने क्या किया था, साम्राज्य को 4 तरफ में बांट दिया था। एक शब्द आता है तरफ और एक शब्द आता है तरफदार। एक एरिया का एक तरफ का जो हेड है वो कौन है, तरफदार। आप लोग इस शब्द को सुने हो क्या, उसकी तरफदारी कर रहे हैं, बोलते हैं ना, वकालत मत कर, तरफदारी मत कर, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो वकील क्या था, वकील भी मुगलों के समय में बहुत बड़ा पद हुआ करता था, ऊंचा पद। तो वकील बोल रहा है किसी तरफ से, मतलब उसकी बहुत बड़ी अप्रोच लग गई, इसलिए बोलते हैं वकालत मत कर या तरफदारी मत कर। ये तरफदारी शब्द यहीं से आया है, ठीक है। मलिक अंबर ने पहचाना इस शक्ति को, और मराठों के बीच में से एक व्यक्ति होगा जो इस छोटे छोटे सरदार, छोटी छोटी लड़ाई में लड़ने वाले लेवल से ऊपर इनको लेके जाएगा और खुद ही एक राज्य को राजा देगा और उतारेगा, मतलब एक राज्य का किंग मेकर बन जाएगा। यह व्यक्ति था शाहजी भोसले। कौन था, तो यह व्यक्ति जो था शाहजी भोसले, ये अहमदनगर पर नियंत्रण कर चुका था पूरा पूरा। अहमदनगर जो राज्य था उसमें ये किंग मेकर बन गया था शाहजी भोसले, और इसकी स्थिति बहुत मजबूत होती जा रही थी। लेकिन उसी समय 1636 में, कौन से साल में, यह साल याद रखना इंपॉर्टेंट था, 1636 में क्या होगा, शाहजहां की इस तरफ दृष्टि पड़ेगी। उस समय राजा था शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां की इस तरफ दृष्टि पड़ेगी और शाहजहां क्या करेगा, शाहजहां बीजापुर से समझौता कर लेगा, ठीक है। शाहजहां का बीजापुर से समझौता हो जाएगा और इस समझौते के बाद शाहजी को नीचे जाना पड़ेगा कर्नाटक की तरफ। मतलब ये जो ग्रोथ कर सकता था वो 1636 में शाहजहां की एंट्री के बाद वो खुद पहुंच जाएगा दक्कन में, युद्ध भी करेगा और बीजापुर को संधि के लिए मजबूर करेगा। और उसके बाद बीजापुर का सपोर्ट शाहजी के साथ खत्म हो जाएगा, इसको मजबूरी में जाना पड़ेगा कर्नाटक। तो ये चले जाएगा कर्नाटक, और ये आप लोग याद रखना, ये कहानी अपन बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। अब शाहजी पिक्चर से चला गया, कर्नाटक की तरफ चला गया, लेकिन उसकी एक जागीर छूटी हुई है पूना में। कौन से स्थान में, पूना में। अब पूना में उसकी क्या थी, जागीर थी, और उस जागीर को उसने दे दिया अपनी परित्यक्त पत्नी जीजाबाई को। जीजाबाई को, ठीक है। वो चला गया। अब यहां एंट्री होगी दूसरे हीरो की, ठीक है, जो हमारी पिक्चर का लीड हीरो है, जो मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जो महाराष्ट्र में आज भी भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के बिना मराठा शक्ति की, मराठा साम्राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो अगली कहानी किसकी है, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। अब कब हुआ इनका जन्म, 1627। कहाँ हुआ, शिवनेर के किले में हुआ, ठीक है। शिवनेर का दुर्ग, दुर्ग या किला एक ही चीज है, ठीक है। माता कौन थी, जीजाबाई, और पिता कौन थे, शाहजी भोसले, ठीक है। शिवाजी के 2 गुरु, एक होंगे शिवाजी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु होंगे इनके दादा कोंडदेव, ठीक है, दादा कोंडदेव, ठीक है। तो दादा कोंड जो थे वो राजनीतिक गुरु थे और यही इनके संरक्षक भी थे। और इनके आध्यात्मिक गुरु होंगे दूसरे,
आध्यात्मिक गुरु कौन होंगे? समर्थ रामदास। कौन होंगे? समर्थ रामदास। तो शिवाजी की जो मां थी वो बड़ी चरित्रवान महिला थी, बहुत योग्य महिला थी, और अपने बेटे को उसने बहुत सारे संस्कारों से बड़ा किया था। उसने हमेशा अपने बेटे को उच्च नैतिक मूल्य सिखाए और ऐसे लोगों के संरक्षण में भेजा, जिसमें से जो दादा कोंडदेव थे उसने उसको छापामार युद्ध में बचपन से एक्सपर्ट कर दिया। उसको समझाया कि महाराष्ट्र की जो भूमि है, मराठा क्षेत्र की जो भूमि है, उस क्षेत्र में आपको छापामार लड़ाई सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पहाड़ है, आपके पास जंगल है। ये आपका डिसएडवांटेज नहीं है, ये आपका क्या है? एडवांटेज है। इसका लाभ लेना है, क्योंकि बाहर वालों को इस स्थिति का पता नहीं है। तो शुरू से उसको कठोर ट्रेनिंग देके दादा कोंडदेव ने युद्ध में, राजनीति में, रणनीति में एक्सपर्ट बनाया। और समर्थ रामदास ने क्या किया? इसने उसको महाराष्ट्र की समृद्ध भक्ति आंदोलन की परंपरा से परिचित कराया, महाराष्ट्र के संतों के बारे में बताया, ज्ञानेश्वर के बारे में बताया, एकनाथ के बारे में, तुकाराम के बारे में। तो शिवाजी के मन में महाराष्ट्र के प्रति, मराठी भाषा के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति एक लगाव पैदा हुआ। तो ये सब से शिवाजी का एक चरित्र निर्माण हुआ और एक मजबूत चरित्र के रूप में ये आगे आया। अब इसका जो समय था 1645 से 1647, ये समय इसका संरक्षण में बीतेगा। और संरक्षण किसका होगा? दादाजी कोंडदेव का। ठीक है, संरक्षण काल में इसने 3 किलो को जीत लिया। ठीक है, शुरुआती काल में इसने 3 किलो को जीत लिया। उसके बाद आएगा 1647। ये शिवाजी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट कैसे होगा? दादा कोंडदेव की मृत्यु हो जाएगी और शिवाजी के ऊपर जो नियंत्रण था वो समाप्त हो जाएगा, शिवाजी स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक, 1656 में शिवाजी एक मराठा राजा को हराएगा जिसका नाम था चंद्रराव मोरे। चंद्रराव मोरे का राज्य था जवाली। तो जवाली का जो किला था, ठीक है, जवाली का जो किला था वो एक मजबूत किला, एक समृद्ध किला माना जाता था। तो इसकी पहली बड़ी विजय होगी जवाली की विजय। एक मराठा था चंद्रराव मोरे, उसको हराया, जवाली का किला जीत लिया, इसके पास पैसा आया, एक किला मिल गया। लेकिन यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसको मिली वो थे इस एरिया के पैदल सैनिक, जिसको बोला जाता था मवाली। क्या बोलते थे? मवाली। सुने हो ना मवाली शब्द है? खतरनाक थे, इसलिए चिढ़ के मारे शब्द गढ़ते हैं लोग ना। मवाली एक मवाल क्षेत्र था। जैसा हर एरिया का नाम रहता है ना, दंडकारण्य नाम है, सरगुजा नाम है, वैसे मवाल एरिया का नाम था। और यहाँ के जो सैनिक थे वो क्या कहलाते थे? मवाली। यही शिवाजी को छापामार युद्ध में एक्सपर्ट बनाएंगे। खतरनाक तेज तर्रार सैनिक थे। ठीक है, तो इसको बड़ा एडवांटेज यहाँ से मिला। अब इसके बाद शिवाजी क्या हो रहा है? लगातार छोटे छोटे किलों को जीतते हुए अपना विस्तार कर रहे हैं। और इसके विस्तार पर नजर है मुगल बादशाह औरंगजेब की। 1657-58 का जो काल था वो मुगल साम्राज्य के लिए बड़ा अस्थिरता का काल था, क्योंकि उस समय उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है। ठीक है, किसके किसके बीच चल रहा है? शाहजहां के बच्चों के बीच में। और उनमें से औरंगजेब को दक्कन का प्रभार दिया गया था पहले। तो ये दक्कन का जो एरिया था वो कौन संभालता था? औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब इधर संभाल रहा है दक्कन का एरिया, और शिवाजी की भी सेटिंग थी बीजापुर से। अब इस सेटिंग में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। 1657 में औरंगजेब संधि कर लेगा बीजापुर से। ठीक है, 1657 में औरंगजेब किससे संधि कर लेगा? बीजापुर से। और औरंगजेब शुरू से
शिवाजी के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग रखता था, पूर्वाग्रह रखता था। तो औरंगजेब ने बीजापुर के सुल्तान को एक बात बोली कि तुम सब कुछ करो लेकिन शिवाजी को मेरे आंख से दूर रखो, यह हमारे लिए भविष्य का खतरा है, इसके ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, यह बिल्कुल विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है, इसके ऊपर कदापि भरोसा मत करना। तो 1657 में बीजापुर से शिवाजी की कट्टी हो गई। ठीक है, समझ रहे हो समय कब है? 1657। बीजापुर से संधि किसने कर लिया? औरंगजेब ने। बात क्या थी कि इनका अधिकांश क्षेत्र मुगलों का दक्कन में जो था वो शिवाजी लूटते जा रहा था, किला दर किला जीतते जा रहा था शिवाजी। तो औरंगजेब शिवाजी के ऊपर पहले से नाराज था, उसके ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, उसी समय उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। अब औरंगजेब को भी सपोर्ट की जरूरत है, तो उसने बीजापुर से बोला कि मेरा सपोर्ट करो युद्ध में, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा, लेकिन बदले में शिवाजी को यहां से दूर कर दो। अब बीजापुर वाला बोलेगा तो बात से मानने वाले शिवाजी तो थे नहीं, तो बीजापुर क्या करेगा, बात के बजाय लड़ाई का रास्ता अपनाएगा। यहां से साल आता है 1657 का, और एक बीजापुर का सरदार था जो उस समय फेमस था, बहुत बड़ा नामी सेनापति था, उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान, ठीक है। अफजल खान 10,000 की सेना लेके चला जाएगा और शिवाजी के ऊपर अटैक कर देगा। शिवाजी के ऊपर अटैक किया तो शिवाजी उसको सैनिक शक्ति में हराने में तो वो नहीं था, सक्षम नहीं था, ठीक है। तो अफजल खान ने क्या किया, एक रणनीति बनाई कि शिवाजी को कहां इधर उधर खोजते रहूंगा, एक संधि का प्रस्ताव देता हूं और शिवाजी को अपने दरबार में बुलाता हूं। बुला के जब वो आएगा तो यहीं उसका काम तमाम कर दूंगा। एक बार शिवाजी को रास्ते से हटा लिया तो फिर मराठा शक्ति वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी कहानियां बताई जाती है कि शिवाजी तैयारी से गए थे, बगनखा पहन के चले गए उससे मिलने, कोई देख भी नहीं पाया कि हथियार रखे हैं। और जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को जकड़ने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, शिवाजी ने उनकी हत्या कर दी। अब जब अफजल खान की हत्या कर दी, यह साल था 1659, ठीक है, 1659। 1659 में अफजल खान की हत्या। जब अफजल खान की हत्या हुई तो इस घटना ने शिवाजी के बारे में मराठा क्षेत्र में कहानियां चलाना शुरू कर दिया। लोगों को फैंटेसी होने लगी, ये कौन आदमी है जिसने अफजल खान को मार दिया, और पूरी सेना को तहस नहस कर दिया उसकी। क्योंकि सेनापति गया तो सेना को समझ ही नहीं आता क्या करें। जैसे हम लोग अकबर के केस में देखते हैं, अकबर का पहला लड़ाई कौन सा था, पानीपत का दूसरा युद्ध, हेमू वर्सेस बैरम खां। जब हेमू के आंख में तीर लगा तो सेना को समझ ही नहीं आएगी क्या करूं, और बैरम खान ने चतुराई दिखाई, तुरंत हेमू को बांध के अलग कर दिया। अब सेना को समझ नहीं आ रहा है कि हम किधर जाएं। सेना हेमू की बड़ी थी, लेकिन बैरम खान ने बड़ी आसानी से हरा दिया, क्योंकि कमांड ही नहीं है सेना के पास, किसकी तरफ देखें, किसकी तरफ देख के हम जाएं किधर, ठीक है। तो ये जो युद्ध था, इसकी कहानी ने शिवाजी को एक हीरो बना दिया, और इसके कारण शिवाजी की प्रसिद्धि तो बढ़ी बढ़ी, उसकी सेना में वृद्धि हुई। लोग उसकी सेना में भर्ती होने के लिए उसके पास आने लगे, खुद से एक क्रेज हो गया, यार कौन लड़का है, इसकी सेना में हमको भर्ती होना है, शिवाजी के साथ जुड़ना है, ठीक है। तो एक हीरो की स्थिति इसको मिल गई, नायक बना दिया शिवाजी को इसने, इस घटना ने, ठीक है। और उसकी सेना में भर्ती होने के लिए लोग आने लगे। अब क्या होता है, 1659 में घटना हुई, बीजापुर वाला पीछे हट गया, बोला यार मैं तो ट्राई कर लिया, अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया। फिर शिवाजी अपना विस्तार करना शुरू किया। जब जब इसके ऊपर अटैक होगा, ये दुगनी ताकत से वापस वार करेगा। तो जैसे इसके ऊपर अटैक हुआ, इसने फिर उसके क्षेत्र को जीतना शुरू कर दिया। अब औरंगजेब परेशान हो गया, क्या करूं। तो औरंगजेब का एक आदमी था शाइस्ता खां, क्या नाम था,
औरंगजेब ने क्या किया, एक आदमी को भेजा, उसका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां औरंगजेब का रिश्तेदार भी था और बहुत योग्य मुगल सेनापति था। तो शाइस्ता खां ने दिमाग लगाया, उसने सीधा अटैक किया, शिवाजी को नहीं बुलाया क्योंकि जानता था शिवाजी को बुलाऊंगा तो खतरा हो जाएगा मेरे को। उसने क्या किया, शिवाजी के ऊपर अटैक किया। शिवाजी बैठता था पूना में, तो पूना को कैप्चर कर लिया, पूना पर कब्जा कर लिया और आसपास का जो क्षेत्र था कोंकण का इलाका उसको भी कब्जा कर लिया। अब शिवाजी बड़ा कमजोर हो गया, इसको समझ में नहीं आया कि मैं करूं कैसे, मिलने भी नहीं बुला रहे कि बगनखा वगैरह पहन के चले जाऊं। ऑफर कर रहा है उसको संधि का, लेकिन शाइस्ता खां बोला नहीं नहीं नहीं, नो 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 पर्सनल नहीं होना, जो भी होगा प्रोफेशनल होगा। तो शाइस्ता खां बड़ा कॉन्फिडेंट होके बैठा था और एक रात वो अपने हरम में था। शिवाजी रिस्क लिया, देखा जाएगा जो होगा, वैसे भी मरना तो वही है अगर ये आ गया मेरे पास तो अकेला गया बिना किसी सेना के, उसके हरम में घुसा, उसके सामने उसके बेटे की और उसके सेनापति की हत्या कर दिया। शाइस्ता खां शौक हो गया, हुआ क्या कुछ बताओगे? तो शाइस्ता खां जब तक समझता उसके हाथों की 10 उंगलियां नीचे, सीधे मारा उसके हाथ में, उसके हाथ की उंगली कट गई। वो इतना शौक में था, सदमे में था कि उसको कंबल अंबल उड़ा के शांत किए 2 दिन उसके सैनिक लोग। उसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। जैसे शाइस्ता खां कमजोर हुआ, पूरे सेना को भगाया शिवाजी वहां से, पूना को फिर से आज़ाद किया और शाइस्ता खां बड़ा शर्मिंदा होकर दिल्ली आगरा आया औरंगजेब से मिलने। औरंगजेब उससे मिले बिना उसको भगाया, बोला तू सीधे बंगाल निकल, मेरी नज़रों से दूर। इससे क्या हुआ, फिर से शिवाजी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और मुगलों की प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में कमजोर हुई। अब शिवाजी के ऊपर जब भी हमला होगा वो पलटवार करेगा। तो क्या होगा, 1664 में सूरत को लूटेगा। सूरत क्या था, सूरत मुगलों का व्यापारिक केंद्र था, जहां पर आके व्यापार करने के लिए कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो परमिशन मांगते थे जहांगीर से, याद आया? ठीक है, तो सूरत मुगलों का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बंदरगाह नगर था। तो शिवाजी मुगलों को सिंबॉलिक संदेश जब भी देना चाहेगा तो कहां अटैक करेगा, सूरत पे अटैक करेगा। तो सूरत को लूटा 1664 में और अपना विस्तार फिर से करने लगा। कुल मिला के शिवाजी ने 35 किले जीत लिए, 35 किले जीत लिए। अब औरंगजेब को समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या, कैसे इस व्यक्ति को कंट्रोल करूं। तो औरंगजेब ने अपने दूसरे आदमी को भेजा जो कि युद्ध कौशल के साथ साथ रणनीति में भी एक्सपर्ट था। वो था आमेर का राजा जयसिंह। ठीक है, तो जयसिंह आएगा 1665 में। जयसिंह और शिवाजी अपने पूरे परिवार और खजाने को रखता था पुरंदर में। कहां रखता था, इस जगह को याद रखना, ये नाम बार बार आएगा। ठीक है, पुरंदर। तो इसका पूरा खजाना, पूरा परिवार स्वयं कहां रहता था, पुरंदर में। अब पुरंदर में ये रह रहा था, तो जयसिंह ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, डायरेक्ट अटैक नहीं किया। पहले तो इसने बीजापुर को तोड़ा, उसको अपने फेवर में लिया, कुछ आसपास के मराठा सरदारों को अपने फेवर में लिया, और जब सब इसके शिवाजी के आसपास के लोग जयसिंह के फेवर में आ गए, ये समझ में आ गया कि कहीं से भी शिवाजी को सहायता नहीं मिल सकती, तब उसने अटैक किया सीधे पुरंदर के ऊपर। अब पुरंदर में शिवाजी का खजाना भी है, परिवार भी है। जब पूरा किला सब तरफ से घिर गया और अंतिम स्थिति आ गई कि अब 1-2 दिन में किला जीत लिया जाएगा, परिवार भी मारा जाएगा, शिवाजी भी मारा जाएगा, तो शिवाजी वीर था, बेवकूफ नहीं। शिवाजी की पूरी जिंदगी में ये बात वो ध्यान रखेगा कि उसने जब वीरता दिखानी थी तो अफजल खान को मार दिया, शाइस्ता खां को जाके अटैक कर दिया, लेकिन वो जानता था कि कौन सा अवसर वीरता दिखाने का है और कौन सा अवसर समझौता का है, बुद्धिमानी दिखाने का है। बेहद चालाक, बेहद बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने जयसिंह से समझौता कर लिया और उसी समझौते का नाम है पुरंदर की संधि। समझ में आ रहा है, पुरंदर की संधि 1665 में हुई। कब हुई, ये बार बार पूछता है, प्रीलिम्स में फैक्ट है
पुरंदर की संधि कब हुई? तो कब हुई? पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। ठीक है, पुरंदर की संधि की शर्तें क्या थी? तो ये थी जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। पुरंदर की संधि हुई और स्वाभाविक बात है कि संधि का जोर, इस संधि में जोर किसका होगा? मुगलों का या जयसिंह का, और शिवाजी कमजोर होगा। ठीक है, तो पुरंदर की संधि की पहली शर्त क्या थी? 35 - 23 = 12। अब इसका मतलब क्या है? गणित की क्लास शुरू हो गई सर हिस्ट्री में। 35 - 23 = 12, मतलब 35 किले थे, उसमें कितने माइनस हो गए? कितने बच गए? समझ में आई बात? 35 में 23 किले इसको मुगलों को लौटाने पड़ गए। कितना मेहनत से जीता होगा, लौटाना पड़ गया। और 12 भी कैसा था? 12 भी खिदमत और वफादारी पर आधारित था। जब तक बादशाह की खिदमत और वफादारी करते रहोगे तब तक ये 12 किला आपको मिलेगा। ठीक है, तो 12 किला जो बचा वो भी बादशाह की खिदमत और वफादारी पर आधारित था। ठीक है, केवल लिया नहीं गया, कुछ दिया भी गया शिवाजी को। तो इसको बीजापुर वाला जो एरिया, जो बीजापुर कोंकण में कब्जा किया हुआ था, तो वो एरिया शिवाजी को दे दिए, बीजापुरी कोंकण। और एक एरिया था बालाघाट। कौन सा एरिया? ये वो एमपी वाला बालाघाट नहीं है ना, महाराष्ट्र में दूसरा बालाघाट है। ठीक है, तो बीजापुरी कोंकण और बालाघाट किसको दे दिए? शिवाजी के पास चला गया। लेकिन इसके बदले शिवाजी को 40 लाख हूण देना था। कितना देना था? 40 लाख हूण देना था। समझ गए? दो संधि समझ गए पुरंदर की। पुरंदर की संधि की दो शर्तें कौन कौन सी थी? पहली 35 - 23 = 12, मतलब 35 में से 23 किले मुगलों को वापस करना था और 12 किले शिवाजी के पास रहेंगे। उसकी शर्त क्या थी? बादशाह की खिदमत और वफादारी। दूसरी शर्त क्या थी? कि बीजापुरी कोंकण और बालाघाट ये शिवाजी को दिया जाएगा, बदले में शिवाजी को देना था 40 लाख हूण। अब यही गेम था जयसिंह का। ये 40 लाख हूण जो है ना, यही जयसिंह का गेम था। बोले ला पहली किस्त 40 लाख हूण की 8 लाख रुपया 5 किस्त में देना है। अब 8 लाख हूण कहां से लाऊं? तो बोले कि चलो हम लोग मिल के मुगल मराठा गठबंधन बनाते हैं और मुगल मराठा गठबंधन बना के पहले बीजापुर को, फिर अहमदनगर को, फिर गोलकुंडा को, सबको निपटा देते हैं। अब जय सिंह क्यों ऐसा चाहता है? ठीक समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? 40 लाख हूण की पहली किस्त क्या थी? 8 लाख। ठीक है, अब उस 8 लाख के लिए जय सिंह ने क्या गेम किया मैं आप लोग को बताता हूं, समझाता हूं। अब यहां से जय सिंह क्या चाह रहा है ये देखना। जय सिंह और इधर है औरंगजेब। दोनों का परसेप्शन शिवाजी को लेके अलग है। औरंगजेब का परसेप्शन तो नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव, और जय सिंह का परसेप्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए नहीं कि वो शिवाजी को बढ़ाना चाहता था, पसंद करता था, इसलिए नहीं। उसको क्या लगता है आप समझना यहां। उसको यह लगता था कि अगर मैं शिवाजी को अपने साथ कर लूं तो मैं शिवाजी को, इतना क्षेत्र है शिवाजी का, ठीक है, उसके बाद मैं इसी के सहारे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा सब जीत लूंगा। और अगर मैं ये सब जीत लिया, ठीक है, तो ऊपर तो हम पहले ही से बैठे हैं। समझ में आई बात? अरे भैया शिवाजी के ऊपर नियंत्रण कैसे लगाओगे? वो तो कभी बीजापुर से मिल जाता है, कभी अहमदनगर से मिल जाता है, कभी गोलकुंडा से मिल जाता है। तो जयसिंह की प्लानिंग दूरगामी थी, लॉन्ग टर्म थी। उसने सोचा कि मैं शिवाजी से मिल जाऊं और शिवाजी को पहले बोलूं कि चलो हम लोग मिल के सारा क्षेत्र जीत लेते हैं, आधा आधा बांट लेंगे। उसके बाद मैं ऐसा डिवीजन करूंगा कि उसके चारों तरफ हम ही हम हों। इसने एक वाक्य बोला औरंगजेब को कि हम शिवाजी को वृत्त के केंद्र की तरह चारों तरफ से घेर लेंगे। समझ में आया? तो ये जयसिंह का दिमाग था कि हम क्या करेंगे, शिवाजी को वृत्त के केंद्र की तरह
चारों ओर से घेर लेंगे, ठीक है। लेकिन शिवाजी कम होशियार नहीं था, उसको समझ में आ गया। तो जैसे ये लोग कब मिला के 8 लाख हूण के लिए पहला किस्त शुरू हुआ, जयसिंह बोला तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को जुगाड़ बता रहा हूँ, 8 लाख हूण कहाँ से देगा, अपना खजाना मत खाली कर, अपन चलते हैं, पहले तो बीजापुर को निपटा देंगे, उसमें से 8 लाख जो आएगा उसको दे देना इधर। शिवाजी बोला ठीक है। अब ये दोनों चले गए बीजापुर के ऊपर अटैक करने। शिवाजी को एक सस्ता सा किला दिया, पन्हाला का किला, बोले इसको तुम जीत लो। शिवाजी बोला बहुत मेहनत किया यार, जीत ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, हराते नहीं बन रहा है, पन्हाला का किला जीत ही नहीं पाया शिवाजी। तो इसका जो भी दिमाग में रणनीति बनी हुई थी लंबी की, पहले इसको जीतूंगा, फिर इसको जीतूंगा, फिर इसको जीतूंगा, सारी रणनीति विफल हो गई। पहले किले को शिवाजी नहीं जीता, ये नहीं जीत पाया, जो भी रहा होगा। तो उससे क्या हुआ कि जय सिंह सोच रहा है यार कि मैं कैसे इस काम को आगे बढ़ाऊं। उसको पता था शिवाजी या मराठों को नियंत्रित करने के लिए काम बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा जो बादशाह सलामत बैठा हुआ था औरंगजेब, ये निहायत ही पूर्वाग्रही, निहायत ही नकारात्मक मानसिकता का कुंठित व्यक्ति था। इसको एक पूर्वाग्रह इसके मन में हो गया कि शिवाजी नेगेटिव है, तो इसने उसकी योग्यता को भी दरकिनार किया, उसकी उपयोगिता को भी दरकिनार किया, ठीक है, उसके महत्व को भी दरकिनार किया, उसने इसके प्रति एक नेगेटिव मानसिकता बना ली। अब जय सिंह एक प्रयास किया, एक एफर्ट लगाया। क्या एफर्ट लगाया? 1666 आगरा दरबार में इसने भेजा शिवाजी को, बोला कि यार तू युद्ध में हार गया, हमारा पूरा प्लान फेल हो गया, ऐसा वैसा, अब जा भाई औरंगजेब से माफी मांग। बोला माफी तो नहीं मांगूंगा मैं। और जो पुरंदर की संधि थी उसके तहत एक शर्त और थी, उस शर्त में क्या था कि शिवाजी का जो बेटा था संभाजी, संभाजी को 5000 का मनसब देके औरंगजेब अपने पास बुलाया, सांकेतिक रूप से मित्रता दिखाने के लिए, ठीक है। तो तीसरी शर्त थी कि शिवाजी ने बोला मैं व्यक्तिगत रूप से दरबार में नहीं जाऊंगा। मुगलों की परंपरा थी, जो हार गया वो व्यक्तिगत रूप से दरबार में आएगा, और दरबार में आप ससम्मान बैठो, लेकिन आप मुगलों के आदमी हो ये पता चलना चाहिए, ठीक है। तो शिवाजी ने बोला मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जाऊंगा, मेरे बेटे को ले जाओ। तो जो संभाजी थे इनको भेजा गया, ये अल्पवयस्क थे, इनको भेजा गया दरबार और 5000 का मनसबदार बना के सम्मान से बैठाए, ठीक है। अब क्या होगा, जब 1666 में आगरा दरबार लगेगा, आगरा दरबार में जब शिवाजी को जय सिंह बोलेगा जाओ यार औरंगजेब से मिल लो, तो औरंगजेब कुछ ऐसा काम करेगा जो शिवाजी के सम्मान के विरुद्ध था। आगरा दरबार में जब गया शिवाजी, तो पहला काम क्या किया, इसको 5000 के मनसबदार लोग के बीच बैठा दिया। अब शिवाजी को लगा यार मेरा बेटा इतने साल पहले 5000 का मनसबदार उसको बनाए, अब मेरा अपमान करके मेरे को अपने बेटे के साथ बैठा दे रहे हो, ठीक, पहला। दूसरा, वो समय था औरंगजेब के जन्मदिन का, जन्मदिन के अवसर पे आगरा दरबार लगा हुआ था, पूरी दुनिया से लोग देखने आए थे कि औरंगजेब कौन है और भारत की प्रसिद्धि कैसी है। मतलब औरंगजेब को देखने कम आए थे, भारत के बादशाह को देखने ज़्यादा आए थे। दुनिया की 1/4 दौलत उस समय भारत के पास थी, तो लोग देखने आते थे कि भारत क्या है, उसके पास कितनी संपत्ति कहाँ से आई, कैसा है। तो औरंगजेब का जन्मदिन था और औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी से भेंट नहीं किया। इग्नोर मारा होगा, भैया हैप्पी बर्थडे, भैया हैप्पी बर्थडे। हाँ, और खान साहब क्या बोल रहे थे आप, ईरान में क्या चल रहा है, उधर चले गए उसके साथ, इधर उसके साथ घूम रहा है। ये तो शिवाजी बोला देखा देखा देखा, बोला उसके बाद फिर आया अपने मराठा वाले रोल में, मवाली वाले तो बताते हैं कि भयंकर उसको सम्मान सूचक शब्द बोला औरंगजेब को शिवाजी दरबार में, ठीक है, भयंकर सम्मान दिया, एक से एक मराठी स्टाइल में जो सम्मान देते हैं ना, मिर्ची वाला तो बहुत तीखी नोक झोंक बहस वहस हुई और दरबार से चला गया उसको अपमानित करके औरंगजेब को। अब लोग बोले यार तो बड़ी घटना हो गई, बादशाह सलामत को सब मलहम लगाने में लग गए। अरे बादशाह वो जो बोला गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं है बोले ऐसा बोला उसको जरूर कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।
जय सिंह समझा रहा है औरंगजेब को कि यार मत करो, हमारे काम का आदमी है, ठीक है, बहुत जरूरी है वो तुम्हारे लिए। लेकिन औरंगजेब नहीं माना, उसको कैद करवा लिया, शिवाजी को नज़रबंद करा लिया। अब शिवाजी को नज़रबंद करा के उन लोग डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, कैसे उसको सजा देंगे, क्या करें। एक जब वही सिंघम पिक्चर का लास्ट सीन नहीं रहता, ऊपर से फेंक देते हैं, सूर्य पे लटका देते हैं करके, तब तक शिवाजी फरार कैद से। ये भी बड़ा बात है यार कि मतलब मुगलों का दरबार है, दरबार में औरंगजेब अपने ही महल के अंदर उसको कैद करवाया, उससे भी वो फरार हो गया। अब वो कहानी लोग बोलते रहते हैं कि यार फल की टोकरी में चले गया, या कोई बोलता है कि जेल में जो सब लोग थे वही उसके फैन हो गए, इतना खतरनाक शिवाजी को देखे तो वही बोले जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, हमारा तो जो होगा वो होगा, ठीक है। तो जो भी था, शिवाजी वहाँ से भाग गए। और फिर वही होगा, जब भी शिवाजी के ऊपर अटैक होगा वो दोगुनी ताकत के साथ वापस हमला करेगा। तो 1670 में ये फिर से लूटेगा सूरत को, सूरत को लूटा। और यहां से क्या होगा, यहां से मुगलों के पास एक और समस्या आ जाएगी। ये अफगानिस्तान में विद्रोह शुरू हो जाएगा, काबुल ये सब में, ठीक है, कंधार काबुल ये सब में विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो अफगानिस्तान एरिया में जो विद्रोह होगा, मतलब भारत का, इनका फोकस भारत के उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान बोलने से समझ में आता है कि नहीं आता है ना। देखो इनका फोकस कहाँ हो जाएगा, ये इधर, ठीक है, इधर फोकस हो जाएगा। अब इधर फोकस हो जाएगा तो इनका फोकस कहां से हट जाएगा, दक्कन से हट जाएगा। और दक्कन से जैसी फोकस हटा तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो शिवाजी वापसी करेगा, जबरदस्त वापसी करेगा और चुन चुन के मुगलों के आदमियों को मारेगा, चुन चुन के मुगलों के किलों को जीतेगा, अपने पूरे किले वापस ले लेगा मुगलों से। और 1674 में क्या करवाएगा, 1674 में करवाएगा अपना राज्याभिषेक। अभी तक शिवाजी क्या है, अभी तक ये मराठा सरदार है सामान्य। कोई बोलता है कि ये लूटपाट करने वाला आदमी है, कोई बोलता है मराठा सरदार है, कोई बोलता है छोटा मोटा सेनापति है। अभी तक इसकी कोई स्टेटस नहीं हुई है ना, हालांकि इसके पास एक बहुत बड़ा एरिया इसके कंट्रोल में है। लेकिन शिवाजी को उस एरिया को अपना साम्राज्य घोषित करने के लिए एक लेजिटिमेसी पाने की जरूरत थी, एक वैधता पाने की जरूरत थी। और यही वैधता मिलती थी उस समय राज्याभिषेक के बाद, ठीक। तो शिवाजी ने क्या करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया। कहां करवाया, रायगढ़ के किले में। कब करवाया, कब करवाया, 1674 में, 1674 राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक इसलिए करवाया ताकि इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और ये भी दूसरे राजाओं से बराबर की संधि कर सके। इसको अब बीजापुर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है संधि करने के लिए, ये खुद अब संधि करेगा, खुद ही बात करेगा लोगों से एक राजा की हैसियत से। तो इस अवसर पर शिवाजी ने बुलाया पंडित गंगा भट्ट को, जो काशी के पंडित थे और उस समय भारत के जाने माने विद्वान थे। पंडित गंगा भट्ट आए काशी से और गंगा भट्ट ने घोषणा की कि शिवाजी की वंशावली देखकर, इसके कार्यों को देखकर मैं घोषित करता हूं कि शिवाजी महान क्षत्रिय है, ठीक है। तो शिवाजी को क्षत्रिय वंश घोषित करेगा और यहां से शिवाजी को कौन सी उपाधि मिलेगी, छत्रपति। कौन सी उपाधि मिलेगी, छत्रपति। इसलिए शिवाजी को हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी। उसके बाद जैसे बादशाह मुगलों का टाइटल, सुल्तान दिल्ली सल्तनत का टाइटल, वैसे मराठा राजा क्या कहलाएगा, छत्रपति कहलाएगा, ठीक है। अब ये कहानी हुई 1674 में। इसके बाद अंतिम अभियान जो था शिवाजी का वो था कर्नाटक अभियान। अंतिम अभियान जो था वो कर्नाटक अभियान था। कर्नाटक अभियान में जाने के लिए दो लोगों ने समझौता किया, एक तो शिवाजी और दूसरा गोलकुंडा का शासक।
गोलकुंडा में दो भाई रहते थे, मदन्ना और अखन्ना। दो भाई लोग की जोड़ी बहुत जहर जोड़ी रहती है ना, जैसे सैयद बंधु। कल क्या पढ़े थे अपन लोग? नंजराज और देवराज पढ़े थे ना। नंजराज और देवराज कौन से टॉपिक में पढ़े थे? मैसूर, है ना। वैसे ये लोग थे, मदन्ना और अखन्ना, ये दो थे और ये दोनों पूरा पूरा गोलकुंडा को कंट्रोल करते थे। तो इनसे बात हुई शिवाजी की, इन दोनों से, और इन्होंने कन्विंस किया गोलकुंडा के बादशाह को, बोला कि भाई हम लोग जा रहे हैं, कर्नाटक को जीतेंगे। कौन सा कर्नाटक? बीजापुरी कर्नाटक। मतलब जो कर्नाटक एरिया बीजापुर के पास था उसको ये दोनों ने प्लान कर लिया कि हम लोग इस पे अटैक करते हैं, इसको जीतेंगे और आपस में आधा आधा बांट लेंगे। जो धन दौलत संपत्ति क्षेत्र जो मिलेगा सब हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। अब क्या हुआ, दोनों मिल गए, मिल के दोनों ने युद्ध किया और कर्नाटक के जो एरिया बीजापुर कर्नाटक का एरिया था उसको जीत लिया। अब उस एरिया को जीतने के बाद शिवाजी को भयंकर दौलत मिली, भयंकर संपत्ति मिली, ठीक है। और कर्नाटक को तो जीता इसने, जीतने के साथ साथ इसने क्या किया, खूब लूटपाट की वहां पर। यह लूटपाट एक प्रकार से एक कंट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि उस जगह की ज्यादातर जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी, ठीक है। और शिवाजी की उपाधि थी हैंदव धर्मोद्धारक। कौन सी उपाधि थी? हैंदव धर्मोद्धारक। और यहां के जो लोग थे वो ज्यादातर कौन थे? हिंदुओं को लूटा। तो एक कंट्राडिक्शन दिखता है कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल केवल अपने बेनिफिट के लिए किया जाता है। जैसे ही बेनिफिट शिफ्ट होता है वैसे हमारे मान्यताएं भी शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो कर्नाटक को जीता, लूटपाट किया, उसके बाद जो दौलत और क्षेत्र मिला उसको गोलकुंडा के साथ बांटने से इनकार कर दिया। मदन्ना कन्ना बोले, अन्ना वो हम लोग की बात हुई थी। तो कौन सी बात है? बोले वो कर्नाटक जीते थे उसमें आधा आधा मिलेगा बोले थे, कदम रखा तो खाल खींच लूंगा। बोला मेरी जमीन में कदम रखा, सारे चले आया तो पैसे मांगने भागो यहाँ से। बोले भगा दिया, कुछ नहीं दिया। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट उसका देखा जाता है। लेकिन इसकी दूरदर्शिता क्या थी? दूरदर्शिता ये थी कि कर्नाटक का क्षेत्र, पहले मैं बताया था आपको शुरुआत में, शाहजी को कहाँ भेज दिए थे? कर्नाटक भेज दिए थे शाहजी भोसले को। तो शाहजी ने क्या किया, जीजाबाई को छोड़ दिया और वहां दूसरी पत्नी बना लिया था। उसका बेटा था एकोजी। इसका गुस्सा वो था कर्नाटक के लिए, इसलिए कर्नाटक अभियान के लिए सहमत हुआ। बोला अपने सौतेले भाई को निपटाऊंगा जाके। तो वहां एकोजी को हराया, ठीक है। एकोजी को ये बोला कि चल अब साइड हो जी, और उससे जिंजी को लूटा, ठीक है। जिंजी अब बाद में पढ़े हो ना आप लोग, जिंजी एक एरिया पढ़े हो ना। जिंजी कर्नाटक में एक एरिया था। जिंजी को लूट लिया, और जिंजी को जब लूटा तो यही जिंजी बाद में काम आएगा राजा राम के। जब राजा राम जिंदगी और मौत का संघर्ष करेगा औरंगजेब के खिलाफ, तब काम आएगा। शिवाजी को पता था कि मेरी लड़ाई ऐसे खूंखार मगरमच्छों से है कि मेरे पास दया धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। उसके दिमाग में एक ही लक्ष्य था कि मेरे को मराठा साम्राज्य को बचा के रखना है। और उसने अपनी दूरदर्शिता को ऐसा रखा कि मुझे किसी के प्रति वफादार दिखने की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है, अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना। उसको पता था हर दूसरा दिन उसके लिए लड़ाई का दिन होगा, युद्ध का दिन होगा। तो जो एरिया जिंजी इसने एकोजी से छीना था, वो एरिया बाद में किसके काम आएगा? राजा राम के। क्योंकि इसके दो बेटे थे, एक था संभाजी और दूसरा कौन था? राजा राम। तो संभाजी को तो औरंगजेब मार देगा। राजा राम के पास अगर जिंजी नहीं होता तो ये भी शायद मर जाता। तो राजा राम बचा रहेगा, ठीक। तो ये थी कहानी शिवाजी की। अच्छी लगी? मजा आया ना? मैं तो जब सुना था तो मैं एकदम आंदोलित हो गया था शिवाजी की कहानी सुन के। शायद मैं उतना डिटर्मिनेशन से नहीं सुनाता हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोग को बताता हूँ
जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काम आए। अगर पूरी तरीके से शिवाजी का आकलन किया जाए तो ये बेहद योग्य, बेहद युद्ध कौशल वाला व्यक्ति, बेहद जबरदस्त रणनीतिकार और बेहद सफल व्यक्ति था। क्योंकि शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी 1680 में और औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में। बाय द वे पलट जाता अगर, तो शिवाजी पूरा खेल पलट के रख देता। अगर औरंगजेब साहब 1680 में खत्म हो जाते तो बहादुर, जहांदार और मोहम्मद का तो ऐसा ऐसी की तैसी करता शिवाजी कि 1707 तक पूरे देश में मराठों का साम्राज्य हो जाता। लेकिन किस्मत का खेल है, किस्मत ने मराठों के भाग्य में संघर्ष लिखा था और इसके बाद का समय मराठों के लिए बेहद कठिन समय, बेहद संघर्ष का समय रहेगा। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी और 1680 के बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी दर दर भटकते, लड़ते हुए अपनी जिंदगी बिताएंगे। ठीक है, 1680 में क्या हो गई? शिवाजी की मृत्यु हो गई। कुछ आती बातें इसके बारे में, टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं अपन लोग। एक आती है सरंजामी, ठीक है, सरंजामी। एक शब्द आता है पागा, ठीक है। एक आता है अष्टप्रधान, एक आता है सरदेश मुखी, एक आता है चौथ, ठीक है। ये शिवाजी के प्रशासन की विशेषता थी। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि शिवाजी ने केवल एक युद्ध करने वाला सैनिक राज्य नहीं बनाया, बल्कि शिवाजी ने एक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। ये प्रशासनिक व्यवस्था कहलाती थी अष्टप्रधान। क्या कहलाती थी? अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान क्या था? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। अष्टप्रधान क्या था? ठीक है, ऐसे कई नाम इतिहास में आते हैं और इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको यह पूछता है अष्टदिग्गज क्या था, अष्टाध्यायी क्या था और अष्टप्रधान क्या था। यह आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। ये पूछ देगा कि शिवाजी के प्रशासनिक अधिकारी इस नाम से जाने जाते थे, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, अष्टाध्यायी। तो हम ऑप्शन में क्या लेंगे? अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज क्या था? कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 विद्वान बैठते थे, ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। अष्टाध्यायी क्या था? पाणिनि का संस्कृत का व्याकरण था। क्लियर है? पाणिनि का संस्कृत व्याकरण था। तो सबसे पहले शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत हम लोग अष्टप्रधान को देखते हैं। अष्टप्रधान सबसे पहला था पेशवा। सबसे पहला कौन था? एक था सर ए नौबत। जब सर में नौबत आ जाएगी तो कौन लड़ेगा? सेना लड़ेगी। तो सेना का हेड कौन होगा? तो नौबत के समय सर मतलब हेड, सर ए नौबत, सेना का प्रमुख। एक था वाकिया नवीस। क्या वाकिया वो बताओ वहां पे? सर पता है आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वो लोग, मतलब गुप्तचरी, डाक व्यवस्था, ये सब को देखने वाला आदमी कौन था? वाकिया नवीस। ठीक है, अच्छा ये पेशवा क्या हो गया? पेशवा हो गया प्रधानमंत्री, है ना। सर नौबत क्या हो गया? सेनापति। ठीक है, सेनापति। वाकिया नवीस क्या हो गया? गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था, ये सब देखता था। ठीक है, एक था चिट्ठी लिखने वाला, सुरु नवीस या चिटनिस, शुरू से लिखो बोलते थे इसको। चिटनिस से चिट्ठी याद रखना, ठीक है, पत्र व्यवहार के लिए था ये।
कितना हो गया? 4 हो गया। एक था मजूमदार, फडणवीस, अलग अलग नाम अलग अलग जगह पर मिलता है, लेकिन ये अकाउंट और फाइनेंस से संबंधित थे। ठीक, एनसीईआरटी में तो ये दिया हुआ है, मजूमदार दिया है ना, लेकिन अष्टप्रधान वाले बहुत सारे प्रश्न आए हैं सीजीपीएससी में और भी एग्जाम्स में जिसमें फडणवीस का भी उल्लेख मिलता है। तो मजूमदार या फडणवीस किससे संबंधित था? वित्त और लेखा, फाइनेंस और अकाउंटिंग से संबंधित। फडणवीस का समझाया था ना आप लोग को, पहले सभी जो लोग थे कर देते थे उसको एक जगह कलेक्ट किया जाता था, फिर उसका इंस्पेक्शन होता था, वही इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति फड़ का हेड माना जाएगा। फडणवीस, फड़ लगाना मतलब तेंदुपत्ता का फड़ लगता है, जैसे तेंदुपत्ता के वो बंडल बना बना के जमा देते हैं। तुम लोग सब बेंगलोर में, पुणे, मुंबई से आए हो क्या? है, गांव के आसपास घूमे करो ना थोड़ा। अरे तेंदुपत्ता क्या है, राशन दुकान क्या है, पंचायत क्या है, कभी पंचायत चले जाओ, पंचायत को देखने के लिए अमेजन खोलते हो, प्राइम, समझ नहीं आता। भाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, घर के पास में पंचायत है, फुलेरा से भी गंदी पंचायत जाके देखो ना उसको, सचिव कैसे रहता है कि रिंकी के लिए पंचायत देखते हो। मतलब अपने आसपास देखो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, जनपद सदस्य कैसे बनता है, जनपद अध्यक्ष कैसे बनता है, राशन दुकान का संचालक कौन होता है, विक्रेता कौन होता है, जनपद सीओ कौन होता है, तहसीलदार क्या काम करता है, कोटवार क्या होता है, ये सब जानना है अपने को, तब तो हमको व्यू खुलेगा हमारा। तो मजूमदार या फडणवीस 5 हो गया। ठीक है, छठवां सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर, ये दरबार की व्यवस्था देखता था और विदेशी संबंध को देखता था। ठीक है, इसलिए कभी कभी बोलते हैं, प्रश्न पूछा है, कई बार पूछा है, मराठा प्रशासनिक व्यवस्था में विदेश मंत्री कौन था? तो कौन था? सुमंत आया तो सुमंत, दबीर आया तो दबीर। ठीक है, सातवां तो पंडित राव, पंडित के आगे भी राव लगा दिए, मराठी ये पता चलना चाहिए, बाजीराव टाइप के पंडित राव, है ना। और आठवां क्या हो गया? न्यायाधीश। समझ में आ गया क्या? बोलोगे मेरे साथ साथ? अष्टप्रधान कौन कौन थे? बोलो। दबीर, सुमंत क्या दबीर, है ना। चलो एक बार देख के बोलो, तो देखो एक बार देख के बोलो, जोर जोर से बोलो, पूरी ताकत से। ठीक है, तो ना क्लासिफाई करके याद किया करो कोई भी चीज को। पहले प्रधानमंत्री और सेनापति को जोड़ लो, एक जोड़ी बना लिए। ठीक है, एक जोड़ी अपन बना लिए पेशवा और सरे नौबत की, पेशवा और सरे नौबत एक जोड़ी में याद कर लिए, प्रधानमंत्री और सेनापति। ठीक है, पेशवा और सरे नौबत। और लास्ट के 2 लोग तो एकदम हिंदी वाला नाम है, पंडित राव और न्यायाधीश। पंडित राव को न्यायाधीश के साथ बैठे रहने दो, गप मारते रहेंगे दोनों जन। ठीक है, तो पंडित राव न्यायाधीश अलग हो गए, ऊपर से 2 हो गए, पेशवा और सरे नौबत। मात्र कितने बचे? 4 बचे, 4 खत्म। अब 4 में 2 का जोड़ी बनाओ, वाकिया नवीस और सुरू नवीस, 2 नवीस नवीस वाले। ठीक है, वाकिया नवीस और 2 जोड़ी बन गई, वाकिया नवीस और 2 जोड़ी बन गई, वाकिया नवीस और। ठीक है, तो कितने हो गए? 2, 2 4 और 2 इधर 6, बचे केवल 2। तो 2 में क्या आ जाएंगे? मजूमदार या फडणवीस और सुमंत या दबीर। तो पैसा और विदेश, इसको एक साथ जोड़ लो, पैसे वाला मजूमदार और विदेश वाला सुमंत या दबीर। क्लियर है? जोड़ लोगे तो अपन कैसे याद किए इसको? जोड़ी में याद किए। तो बताओ चलो, सबसे पहले और सरे नौबत, दूसरा ऐसा मत करो ना, मैं जो बता रहा हूं उसको, मेरे बात को एकदम शब्द सा फॉलो करना है। आई एम अ हिटलर, ठीक है, शब्द सा फॉलो करो। अरे 4 बार 5 बार रट रट के जब नहीं याद होता तब ये सब टेक्निक निकालते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और सेनापति कौन कौन हुए?
पेशवा और सरे नौबत। दूसरा लास्ट वाला पंडितराव और न्यायाधीश, 4 हो गया। तीसरा नवीस वाला, वाकई नवीस और शुरू नवीस, ठीक है, वाकई नवीस और लास्ट सुमंत, मजूमदार और सुमंत, ठीक है, क्लियर है। फिर से बोलो, पहला पेशवा और सरे नौबत, दूसरा, तीसरा, चौथा सुमंत। एक बार और बोलोगे, लेकिन 6 बार बोल के जाते हो, घर में एक बार पलट के नहीं देखते हो। देखते हो? कौन कौन देखता है? एक हाथ दिल पे रखो, दूसरा हाथ ऊपर रखो, चलो बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हेडेक खत्म, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है, भाई हमको अष्टप्रधान याद हो गया, ठीक। अब अगला स्लाइड ले लेते हैं, अष्टप्रधान। अब एक था सरंजामी व्यवस्था। सरंजामी व्यवस्था, सरंजामी क्या है? सरंजामी कुछ कुछ मनसबदारी की तरह है, मतलब वेतन की जगह जमीन दिया जाना, सैनिक सेवा के बदले वेतन की जगह जमीन दिया जाना। ये क्यों दिया जाता था? सैनिक सेवा में किसके बदले वेतन की जगह क्या दिया जाएगा? सरंजामी व्यवस्था, ठीक है, क्लियर है। एक थे पागा और एक थे सिलहदार। तो पागा जो था वो परमानेंट है, पागा फॉर परमानेंट, पागा फॉर परमानेंट। पागा मतलब स्थायी सेना, और ये पागा मतलब पैर वाले, ठीक है। तो पैदल सैनिक थे ये। भाई 2 प्रकार के सैनिक होते हैं ना, एक तो पैदल, दूसरा घुड़सवार। तो ये कैसे थे? पैदल सैनिक थे। और स्थायी थे, अस्थायी थे, पागा परमानेंट थे, ठीक है। पी से पागा, पी से परमानेंट। सिलहदार किराए के सैनिक, भाड़े के सैनिक, जो कुछ समय आते थे केवल युद्ध के दौरान, बाकी समय अपना जलेबी और समोसा बनाते रहते थे। अचानक कॉल आया तो जलेबी को छोड़ा, दौड़ दौड़ चला युद्ध में। तो ज्यादा बिलीव किसके ऊपर करेगा? शिवाजी, पागा के ऊपर करेगा, ठीक है। ये भाड़े के सैनिक थे। उसके बाद एक शब्द आता है सरदेशमुखी, और एक शब्द आता है चौथ। क्लियर है? सरदेशमुखी और चौथ, इसको समझने के लिए हमको मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। क्या था? कुछ क्षेत्र इनका स्वराज था। क्या था? स्वराज, जो इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस का एरिया था। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा था जिस पर इनका कंट्रोल था, ठीक है। ये अंतिम में था ये स्थिति, लेकिन शुरुआत में भी बहुत सारा एरिया था जिसमें इनका कंट्रोल था। तो जो इनका कंट्रोल वाला एरिया था वहां से अलग टैक्सेशन था, और जो इनका स्वराज वाला एरिया था वहां से अलग टैक्सेशन था। तो लोकल लोगों को थोड़ा राहत थी, और जो इनका स्वराज वाला एरिया था उसमें टैक्स कलेक्शन करते थे देशमुख। कौन करते थे? तो देशमुख का बॉस सर देशमुख। देशमुख का भी देशमुख कौन हुआ? सर देशमुख। तो सभी देशमुख का प्रमुख होने के नाते शिवाजी जो टैक्स लेता था वो स्वराज क्षेत्र में लागू था, उसको बोलते थे सर देशमुखी, ठीक है, सर देशमुखी। ये स्वराज क्षेत्र में लेते थे। किससे लेते थे? देशमुख लोगों से लेते थे। और ये 1/10 था। कितना था? जो उपज है उसका 1/10, या जो टैक्सेशन है उसका 1/10, ठीक है। तो 1/10 जो है वो सरदेशमुखी थी। ये कोर एरिया, कोर मराठा एरिया में लिया जाता था। लेकिन चौथ क्या था? चौथ ऐसे क्षेत्र जो मराठों के नियंत्रण में है, या जहां पर मराठा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर रहे हैं लेकिन अटैक कर चुके हैं। अब अटैक करने के बाद मराठे शर्त रखते थे
कि भैया 1/4, सीधा एक लाइन के बाद, कोई डीलिंग नहीं, 35 लाख दो, 40 लाख दो, 50 लाख दो, फालतू मुंह गंदा नहीं करना है सीधा इशारा किए 1/4, चौथ मतलब 1/4। तो जो भी मराठों से हारा वो ऑटोमेटिक मान जाता था कि कुछ एरिया में मेरे को मराठों को क्या देना पड़ेगा, चौथ देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से हफ्ता वसूली टाइप का था, चौथ दे रहे हो तो तब तक हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अन्य क्षेत्रों से था, 1/4 वसूलते थे। क्यों वसूलते थे? आक्रमण न करने और सुरक्षा देने के लिए। भाई राजू भाई को हफ्ता दोगे तो आक्रमण नहीं करेगा वजह से थोड़ी ना, वो सुरक्षा भी करेगा। कोई दूसरा जिससे मैं हफ्ता वसूल रहा हूं उससे कोई दूसरा नहीं, उसको नहीं डरा सकता, ऐसा है ना। तो ये चौथ वसूली थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मराठों के लिए, मराठों को समझने के लिए। क्या होता है, चौथ वसूली के कारण इनकी पूरे भारत में सब तरफ दुश्मनी हो जाएगी। जहां जहां ये अटैक किए हैं वहां से चौथ वसूले हैं, लूटपाट किए हैं, उसके कारण जब ऐन मौके पे इनको जरूरत पड़ेगी तो वो लोग मराठों का साथ नहीं देंगे। इसलिए चौथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स था, ठीक है। आगे चल के चौथ मराठों के उत्थान और पतन दोनों का कारण बनेगा। अब बताओ मेरे को, उत्थान का कारण कैसे बन सकता है कोई लूटपाट का टैक्स? एफिशिएंसी बढ़ाएगा लोगों की। जो भी युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, जो सरदार है, उसको मैं बोला कि जा वहां से चौथ वसूल के लाना, तो उसकी प्रेरणा बढ़ गई ना, पैसा मिलेगा वहां जाने से, तो विस्तार में काम आया। आगे चल के बाजीराव फर्स्ट आएगा। बाजीराव फर्स्ट बहुत बुद्धिमान था, उसने क्या किया, चौथ के अधिकार को बांट दिया, डिसेंट्रलाइज, अलग अलग मराठा सरदारों को अलग अलग एरिया बांट दिया, परिसंघ बना दिया मराठों का। उसने बोला आपका ये एरिया है, आपको पूरा चौथ वसूलना है, जाओ, लेकिन ये जरूर है कि आपको पैसा किसके नाम पे लेना है, छत्रपति के नाम पे, और मराठा क्षेत्र का विस्तार करो। तो सिंधिया को ग्वालियर मिला तो वो पूरा एरिया बढ़ाने लगा, भैया चौथ मिलेगा मेरे को उसके बदले। तो ये पॉजिटिव था चौथ का कि इसने मराठा क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा दिया। लेकिन नेगेटिव क्या हुआ, अब कोई जगह पे आके दो मराठा सरदार टकरा गए, प्रोडक्टिव एरिया है, ज्यादा पैसा मिल सकता है, वहां से दोनों लड़ने लगे। ये मेरा चौथ का एरिया था, ये मेरा चौथ का एरिया था। पेशवा बोला आओ इधर आओ, पेशवा दोनों से पैसा लिया। फिर अब तो ये आपसी कलह का, अंदरूनी षड्यंत्र का ये क्या बन गया, कारण बन गया, ठीक है ऐसा होता है ना, पेशवा लोग दोनों से पैसा ले लेते हैं होता है ना। हमारे जो स्थानीय पेशवा हैं वो लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, साहब मेरे को मारा है, वो भी बोला साहब मेरे को मारा है, तो इसका भी सुरक्षा मनी ले लिया, उससे भी सिक्योरिटी मनी ले लिया, ठीक है। दोनों खुश है कि मेरे से लिया है, मतलब मेरे को कुछ नहीं करेगा, करना उसको कुछ नहीं, क्यों हेडेक पाले जाए, गिरफ्तार करे लेके आए। तो चौथ जो है वो इनके उत्थान पतन दोनों कारण बनेगा। समझ में आया क्या? अब मराठा साम्राज्य शिवाजी के बाद कैसा रहा, इसको एक फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। शिवाजी आ गए, ठीक है। शिवाजी के दो बेटे, संभाजी और राजाराम, ठीक है। संभाजी का बेटा शाहू, क्या, शाहू जी, ठीक है। राजाराम की पत्नी ताराबाई। बोलो जी, राजाराम की पत्नी, सो रहे हो क्या? ताराबाई। राजाराम और ताराबाई की संतान शिवाजी द्वितीय, ठीक। और शाहू जी की संतान द्वितीय। कहीं कुछ पढ़े होगे तो भूल जाओ, ठीक है। सम्मोहन शक्ति से मैं आपका पूरा मेमोरी पावर खींच ले रहा हूं, उसको चुपचाप रट लो जितना बता रहा हूं, समझ गए। तो शिवाजी के कितने बेटे, क्या क्या नाम, कितने बेटे, क्या क्या नाम, ठीक है। संभाजी का बेटा
दशरथ का बेटा, राम का बेटा दशरथ द्वितीय। चलो फिर से बोलो, शिवाजी के कितने बेटे, कौन कौन? संभाजी का बेटा, साहू जी का बेटा, क्लियर है? फिर से बोलो, शिवाजी के 2 बेटे, राजा राम। संभाजी का बेटा, साहू जी का बेटा। अब आ जाओ साहू जी इधर साइड में, राजा राम के साइड में। राजा राम की पत्नी ताराबाई का बेटा शिवाजी द्वितीय। ठीक है, पहले के भाई राजा लोग के पास बहुत सहूलियत थी, कई रानी थी, तो ताराबाई का बेटा, ये उस बाई का बेटा, ये उस बाई का बेटा ऐसा रहता था, है ना। तो राजा राम और संभाजी दोनों में क्या होगा, 1680 से लेकर के 1689 तक संभाजी शासन करेगा शिवाजी के क्षेत्रों पर, लेकिन इसको लगातार औरंगजेब के हमले का सामना करना पड़ेगा और 1689 में फाइनली ये पराजित होकर मारा जाएगा संभाजी। एक मूवी भी आई थी क्या संभाजी, अभी आई थी एक मूवी, या मराठी में थी, मैं शायद देखा था उसको, मराठी मूवी थी संभाजी। बहुत ही महान कैरेक्टर है, मराठा इतिहास में इसके संघर्ष को याद किया जाता है, क्योंकि शिवाजी के बाद जो एक्चुअल में समस्याएं झेली औरंगजेब की, वो किसने झेली, ये दोनों ने, संभाजी और राजा राम ने। तो 1689 से लेकर के 1700 तक रहेगा राजा राम, ये भी युद्ध करेगा, ये वही कर्नाटक के जिंजी में चला जाएगा, शरण लेगा, वहां से लड़ाई अपनी जारी रखेगा। ठीक है, 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई, संभाजी की मृत्यु हो गई, राजा राम की मृत्यु हो गई। अब साहू जी जो है वो है कैद में। किसके कैद में होगा? स्वाभाविक रूप से औरंगजेब के कैद में होगा। और राजा राम का बेटा शिवाजी अल्पवयस्क है। अब ऐसी स्थिति में ताराबाई, ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ठीक है, ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को गद्दी में बैठाया और स्वयं शासन करने लगी। ताराबाई क्या बन गई? शासिका। इसके पहले बता सकते हो कि महिला शासिकाओं का नाम भारत के इतिहास में? सबसे पहला उदाहरण मिलता है रजिया, है ना। रजिया किसमें फंस गई? गुंडों में, है रजिया सुल्तान। अरे सही में वो स्थिति था। रजिया सुल्तान जब बैठी ना गद्दी में तो लोग आग बबूला हो गए, पता नहीं क्यों, केवल इसलिए कि एक महिला हो के हमारे ऊपर राज करेगी। एक्सेप्ट नहीं कर पाए ना। अचानक से तुम लोग डिप्टी कलेक्टर बन के आओगे तो मेरे को तो गुस्सा आएगा ना, कल तक हमारी क्लास में पढ़ते थे और आज डिप्टी कलेक्टर बन गए। ऐसा नहीं है, ये भाव अलग है, विद्यार्थी और शिक्षक का भाव अलग है। लेकिन समाज में जो भेदभाव रहता है ना, बहुत गहरा हमारे अवचेतन में बसा हुआ रहता है। हम लोग ना एकदम जड़ हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से सुन सुन के गांव में कोई अंकल है जिससे हमारे पापा की लड़ाई है, तो उसके बारे में पापा बचपन से घुट्टी प्यार, बेटा वो ऐसा है, वो चाचा ऐसे हैं, वो चाचा ऐसे हैं। जब उसको देखते हैं तो खून खोल जाता है, क्यों नहीं पता। आज आप लोग सोचोगे पलट के ना, फलाने साहू जी क्यों बुरे थे यार, ठीक तो है आदमी, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई उसकी कितनी तारीफ करे, आप वहाँ से उठ के चले जाओगे। तो हमारे पूर्वाग्रह वैसे किसी जाति के बारे में, किसी वर्ग के बारे में, किसी धर्म के बारे में ऐसा पूर्वाग्रह हमारे मन में भर दिए हैं कि हम उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। उसकी सारी चीज़ गलत ही गलत है। उसी प्रकार से जब रजिया बनी तो बड़ा विद्रोह हुआ, चालीसा मंडल ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, बाद में मरवा भी दिए, गद्दी से हटा भी दिए। ठीक है, मतलब भले कचरा कूड़ा लड़का बैठ जाए, लेकिन योग्य लड़की गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, ये मानसिकता थी। दूसरा उदाहरण हमको मिलता है चांद बीवी। सुने हो क्या इसका नाम? कहाँ की शासिका बनी? अहमदनगर की शासिका थी चांद बीवी। ठीक है, अहमदनगर। अकबर ने उसके ऊपर अटैक करवाया, उसकी बाद में हत्या हुई, वो हट गई। लेकिन ये भी एग्जाम्पल है, चांद बीवी भी। ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर उसने शासन किया। और एक एग्जाम्पल ताराबाई देखने को मिलती है। खैर ताराबाई का बहुत ग्लोरीफाइड इतिहास नहीं है मराठों के बीच में, क्योंकि इसका जो वंश होगा, लीनियज होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ताराबाई को संघर्ष करना पड़ेगा साहू जी से। जब 1707 में बहादुर शाह ने क्या किया, शाहू को छोड़ दिया, तो शाहू वर्सेस क्या हो जाएगा? ताराबाई हो जाएगा। शाहू के साथ था बालाजी विश्वनाथ। शाहू के साथ कौन था? और 1707 से लगभग 1715 तक का समय मराठा इतिहास में गृह युद्ध का काल माना जाता है।
इसका काल माना जाता है। तो ये आपस में खूब लड़ेंगे, ताराबाई और साहू जी। लेकिन साहू जी के पास था बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ ने अपनी सेटिंग धीरे धीरे जमाई, और फाइनली एक टर्निंग पॉइंट आएगा 1719 में। कब आएगा? 1719 में बालाजी विश्वनाथ क्या करेगा? मुगलों से संधि करेगा। सत्रह सौ 19 में बालाजी विश्वनाथ मुगलों से संधि करेगा शाहू की तरफ से, है ना। कर कौन रहा है? बालाजी विश्वनाथ। लेकिन बालाजी विश्वनाथ तो कोई है नहीं अभी, इसलिए किसके नाम से हो रही है? समझ रहे हो बात को? शाहू के नाम से हो रही है। तो मुगलों संधि, उसमें क्या बोला गया? मराठा जो क्षेत्र था उसका शासक मान लिया गया किसको? शाहू को मान लिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ उसको राजस्व वसूलने का पूरा पूरा अधिकार मिल गया। मुगलों का जो भी क्षेत्र दक्कन में था, या दक्कन के जो भी राज्य थे, दक्कन के राज्य में शाहू को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया, ठीक है। क्लियर कट हो गया, अधिकार मिल गया। और तीसरा क्या हुआ? मुगलों को सहायता देने की बात की किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको सहायता देंगे। यह संधि एक्चुअल में कौन कर रहा है? इस दौरान दो भाई थे जो किंग मेकर थे, जो राजाओं को चलाते थे। वो कौन थे? सैयद बंधु। तो यह संधि हुई थी सैयद बंधु की बालाजी विश्वनाथ के साथ, ठीक है। अब सैयद बंधु ने बालाजी विश्वनाथ को बोला 1719 में कि ये जो राजा है फर्रुखसियर हमारा बनाया हुआ है और हमसे ही षड्यंत्र कर रहा है। तो बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधु के साथ मिल के फर्रुखसियर की हत्या करवाएगा, और हत्या करवाने के बाद अगला राजा बैठेगा रफीउद्दर्जात, और उस संधि में दस्तखत करेगा रफीउद्दर्जात। समझ में आया कहानी? फर्रुखसियर की हत्या कर देंगे, और फर्रुखसियर की हत्या के बाद राजा कौन बनेगा? रफीउद्दर्जात। यही रफीउद्दर्जात से फिर संधि पर हस्ताक्षर करवाएंगे ये लोग। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अंग्रेज इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा बोला है। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार, अधिकार पत्र। तो मराठों के लिए विशेष अधिकार। और मैग्ना कार्टा केवल अधिकार पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। 13वीं शताब्दी में पहली बार इंग्लैंड में लोगों ने राजा से अधिकार मांगा। वहां के लोगों ने बोला कि केवल और केवल राजा की इच्छा पर राज्य नहीं चलेगा, हमको भी कुछ अधिकार चाहिए। तो पहली बार कुछ 5-6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उनको बोला गया मैग्ना कार्टा। तो उस समय से जब भी कोई टर्निंग पॉइंट आता है, कोई अधिकार पत्र जो आगे समय की तस्वीर बदल देता है, उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। इसी कड़ी में जब पूरे विश्व में मानवाधिकार दिया जाएगा, तब 1948 के यूएन के घोषणा पत्र को बोलेंगे वैश्विक मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा, ठीक है, या वैश्विक मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है। तो ये मैग्ना कार्टा शब्द बार बार आपके डिक्शनरी में आएगा। और एक जगह मैग्ना कार्टा आता था क्या कहीं पर? (1707) में फर्रुखसियर ने जो मुक्त व्यापार का फरमान दिया, लिखे हो आप लोग ना, जो मुक्त व्यापार का फरमान जारी किया, 1717 में जो मुक्त व्यापार का फरमान जारी किया, उसको भी बोला गया क्या? अंग्रेजी साम्राज्य का
मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो ये शब्द बार बार आएगा। तो ये जो संधि हुई, इससे मराठों को साहू को मान्यता मिल गई मराठा शासक के रूप में, और ये बोला जाएगा कि 1713 से 1720 तक पहला पेशवा बनेगा बालाजी विश्वनाथ। मतलब साहू ने तो उसको पेशवा मान लिया था, लेकिन वास्तविक रूप से शक्ति कब मिलेगी मराठों को? 1719 की संधि के बाद, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ ने पूरी नींव रख दी। दोबारा अगर मराठा साम्राज्य खड़ा हुआ तो उसमें पूरा क्रेडिट किसको जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। उसने उस समय का, उस परिस्थिति का लाभ उठाया और साहू को छत्रपति बनाया और स्वयं पेशवा बन के शासन करने लगा। लेकिन इस समय से एक बात बदल गई। अब यहां से छत्रपति पेशवा को नहीं, बल्कि पेशवा छत्रपति को चलाएगा। समझ में आया? यहां से मराठा राजा छत्रपतियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि किनके बारे में पढ़ेंगे? पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। तो यह जान लो कि पेशवा कौन थे। पेशवा कौन थे? तो ये मराठी ब्राह्मण थे। कौन थे भाई? प्रधानमंत्री मतलब सलाहकार, है ना। प्रधानमंत्री मतलब मुख्य सलाहकार राजा का। तो मराठी ब्राह्मण थे पेशवा।